धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान ही नहीं, सीरिया से जुड़ी खबरों पर भी चर्चा करनी पड़ा करेगी, क्योंकि सीरिया में भी भूचाल सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में पीछे हटा है, वैसे ही अब वहां की सत्ता पर बैठे हुए बशर अल असद को भी जाना पड़ सकता है। रूस और ईरान सीरिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? बहुत सारे और भी सवाल हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फिर से एक बार कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज खबरों से पहले अपने चैनल को लेकर बात करते हैं। हम लोग शाम को एक शो करेंगे, हालांकि जो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं दोपहर में कर रहा हूं, शो करने से पहले ही रिकॉर्डिंग हो रही है। उसमें हम लोगों से बात करेंगे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के मौके पर, उनके कुछ सवाल जवाब लेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तो मैंने आपके वॉल पे आपको बधाई दी थी, धाकड़ खबर के नाम से दी थी, और यह बड़ा ही अच्छा एक माइलस्टोन है एक ऐसे मीडिया का जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और वो उस तरह के न्यूज चैनल नहीं है जो गोदी मीडिया में देखते हैं 24 आवर्स न्यूज को चलाते रहते हैं। खास खास मुद्दों पर आप अपनी तरफ से लाते हैं, हमारी बीच जो बातें होती है वो भी आते हैं, कई और लोगों के साथ भी इंटरव्यू करते हैं, कई वर्षों से इसको कर रहे हैं, और 2 मिलियन इसके बावजूद भी आना एक मामूली बात नहीं, बड़ा जबरदस्त है। और इसके 10% लोग भी हमारी बातों को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, धाकड़ खबर की बातें सुनते हैं, तो यह एक बड़ा ही अच्छा कदम है उस भारत के बनाने में, जहां एक सही में वैसा भारत बने जहां मानवीय मूल्यों का कुछ मतलब है, जहां प्रजातंत्र का कुछ मतलब है, और इसमें आपका नाम उसमें रहेगा। जी, आपने शब्द इस्तेमाल किया कि मानवीय मूल्यों का कुछ मतलब रहे, प्रजातंत्र का कुछ मतलब रहे, लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है किसी पत्रकार के खिलाफ, मैं मोहम्मद जुबैर का जिक्र करने जा रहा हूं, और वो एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट जवाब तलब करता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एक धारा और जोड़ देती है। सर, यह अजीब वो गरीब हालत आजकल हो गया। आपने जिस जुबैर की बात की वो अच्छी है, ऑल्ट न्यूज के हैं, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन उनके जो साथी हैं सिन्हा, प्रतीक सिन्हा, जो भी, जी, उनसे हमारी कई बार पहले बातें होती थी। अब तो बहुत व्यस्त हो गए, मैं भी इधर व्यस्त हो गया हूं, जब मैं गुजरात गया था उस समय भी। तो इनका काम बड़ा अच्छा है आज के दुनिया में, जबकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी गलत समाचार, गलत वीडियो, फोटोज बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल रियल लग रहे हैं, और जिसका कोई आधार नहीं है, उसको लेकर ये लोग मीडिया में छाप रहे हैं, और हमारे लोग हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप पे देख के काम कर रहे हैं। वहां पे इनका काम बड़ा ही सराहनीय है, वैसे ही जैसे कि धाकड़ खबर कर रहा है, दूसरे कई और भी चैनल ऐसे कर रहे हैं। और इस हालत में यूपी सरकार को, भारत सरकार को इनसे ऐसा खतरा आ रहा है कि जब इनको बेल मिलने की बात, और इस बेल नहीं, इस धाराओं को जो इनके ऊपर लगाया गया था उसको खारिज करने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद में लड़ रहे थे, अंतिम मौके पर आकर इनके वकीलों ने कहा कि एक नई धारा 152 जो अभी नया वाला बना है भारतीय न्याय संहिता के, और जिसके अंदर आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरे में डाला है इन्होंने। अजीबो गरीब हालत कर दिया गया है, ऐसा मतलब बेशर्मी पूर्वक। और उस हाई कोर्ट के जज ने भी इनको टाइम दिया कि अब दोबारा लाइए, हम उस पर फिर से गौर फरमाएंगे। यानी जो भी पुलिस को उटपटांग बातें बोल देनी है, उस पर कोर्ट उनके साथ मिला हुआ है। इस चीज में यह समझना होगा कि कोई भी व्यवस्था का जब बर्बाद होता है या आगे बढ़ता है, तो केवल उसका जुडिशियरी या केवल पुलिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं होता है, या मीडिया नहीं होते, सब मिलकर होते, सब आपस में इनके तार जुड़े हुए होते, तभी इस तरह की, जिसकी कल भी आपने पूछा था कि आखिर तानाशाह और फांसीवाद में क्या अंतर है। जी जी जी, तो यह फांसीवादी व्यवस्था ऐसे नहीं आती है, ये सब आपस से मिले होते, जिसके कारण समाज के भी एक हिस्से को लोग लेकर आते हैं। और ट्विटर पे बड़ी जबरदस्त रूप से हो रहा है कि जुबैर को जो है सो की फांसी दिया जाए, जेल में डालो। क्यों भैया, उसने क्या गलत किया? तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वह प्रशंसनीय काम कर रहा है। जी,
चलिए, आपने फिर यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया कि जो फांसीवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं यहीं से उस सवाल की शुरुआत करना चाहता हूं जो खड़ा हो रहा है कांग्रेस नेताओं की हरकतों से। मैं हरकत जैसा शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज रामलीला मैदान में उतीजराज ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनको इस सुध आई है। मेरा कहना यह है कि जब 11 साल के दौरान आरएसएस ने हर बंदा अपना सब जगह घुसा दिया है तो तुम ऐसे में प्रोटेस्ट करके क्या उखाड़ लोगे उनका अब? मैं यही कहूंगा देर है दुरुस्त है, लेकिन बहुत देर किया इन्होंने। पता नहीं इनके साथ कितने लोग आएंगे। जिस महमूद प्राची की बात आप करते हैं, उनसे भी इंटरव्यू करते हैं, मैं भी उनसे जाके मिला हूं। हालांकि उनका एकांगी रास्ता है, इसलिए मैं उनके साथ पूरी तरह से शामिल नहीं हो पा रहा हूं। तो ऐसे हालात में जनता को इस मुद्दे पर खड़ा करना, केवल इसी मुद्दे पर खड़ा करना बड़ा मुश्किल हुआ कांग्रेस के लिए कि भाई अभी तक तुम क्या कर रहे थे। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि चुनाव का जो भी माध्यम हो, वह ईवीएम के द्वारा हो, या वह बैलेट पेपर के द्वारा हो, या वह सीक्रेट डोनेशन के द्वारा हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा हो, या ओपन के द्वारा हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, जैसे भी हो। सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ चंद्रचूड़ ने इतना वक्त लगा दिया वीवीए पैट के ऊपर करके, यानी उसकी एक रखने की बात थी कि चुनाव गणना होने के बाद सीवीएम के द्वारा उसको आप संरक्षित रखें उन वोटों को, ताकि बाद में उसका जो पेपर निकलता है उसकी भी काउंटिंग करके हम देख सके कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देर कर दी, कुछ भी उस पर आदेश ही नहीं दिया। और इस तरह से करके उन्होंने, अब इनको नजर आ रहा है कि वह चीज उन्होंने किया होता तो शायद महाराष्ट्र में जो हुआ, उसके पहले हरियाणा में जो हुआ, वह संभव नहीं होता। लेकिन हम कुल मिलाकर देखें तो फांसीवाद केवल ईवीएम पर नहीं टिका हुआ है, उसके बहुत सारे बहुत मजबूत कंधे हैं, जिसमें उसका सोशल बेस है, जिसमें हमारे मजदूर वर्ग के भोले भाई, जितने भाई बहन हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है और बड़े बुरे हालत में रह रहे हैं, वो आज इस फांसीवादी सत्ता का समर्थन इसलिए कर रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है और दुनिया जो है यह मान रही है आज कि देश, हमारा देश जो है वह विश्व गुरु बन चुका है। हालांकि वैसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। यानी वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि भगवान ने उपस्थित होकर कहा कि बता क्या मांगता है, पर जो तुझे एक मिलेगा तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दे, पड़ोसी की 2 फूट जानी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है कनाडा से। लेकिन भारत में हल्ला मचा हुआ है। अर्श डल्ला नाम का बंदा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया था, उसको जमानत मिल गई है। ये पूरा हंगामा क्यों है अर्श डल्ला को लेकर? अब दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है वो हम अधिकार मानते हैं। इस पर हमने कल भी पहले भी चर्चा की है कि भाई हमारे यहाँ वो हो रहा है, उसमें बाहर वालों को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं, क्योंकि वह हमारा अंदरूनी मामला है। हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेंटी, उस पर आघात होता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ कुछ होगा तो हम जरूर उंगल करेंगे, क्योंकि हमारे जनता उसी आधार पर तो हमारे साथ है। भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? अब कनाडा की जो भी है वहां की जुडिशरी सिस्टम, या मैं नहीं मानता हूं कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन जो भी हालात हमारे देश में उससे बेहतर है, उससे निश्चित रूप से बेहतर है। और इन छोटी छोटी घटनाओं में, बड़ी घटनाओं में नहीं बेहतर हो सकती है, लेकिन छोटी घटनाओं में बंदे को है, उसके पास से हथियार पाया गया, कुछ ने हंगामा किया, मंदिर में तोड़फोड़ में शायद वह भी शामिल था, मैं श्योर नहीं, लेकिन शायद था, जिसके कारण उसे अंदर किया गया था। कई धाराएं उसके ऊपर लगी पड़ी है और उसको बेल दिया गया है $30,000 पे। यानी इतने पैसे हैं उसके पास, $30,000 उसको 100 से गुना करे तो 30 लाख रुपए हो जाते हैं। उतना रुपए हमारे यहाँ सामान्य आदमी को नहीं देने का है। यानी वो सामान्य आदमी नहीं है, बाहर जाकर और भी हो सकता है फिर से इस तरह की हरकतें करे। लेकिन वहां के कोर्ट ने कहा कि यह उसके मानवीय अधिकार पे हनन होगा यदि हम उसको जबरदस्ती जेल में रखें। जी चलिए, अच्छी बात है। मानवीय अधिकार की बात की आपने, तो ये इटली के कर्मचारी अपने मानवाधिकार को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, तो जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें यहाँ भाभी जी बताया जाता है सोशल मीडिया पे, वो काहे नहीं सुन रही है उनकी? अब जॉर्जी मेलोनिया हर तरह से, उनकी पार्टी एक्सट्रीम राइटिस्ट है। भले ही उनका नाम बहुत प्यार से लिया जा रहा हो यहाँ के भक्तों के बीच में, एलॉन मस्क के समर्थकों के बीच में, जो भी हो, लेकिन वह पैसे जो है अपने पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रही हैं। और जो टैक्स का हिस्सा वह दे रही थी बस ट्रांसपोर्ट में, बूढ़े लोगों के लिए, शिक्षा में, उसकी वह कटौती कर रही है। और उस कटौती अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, उस कटौती, वैसे हमारे भी शिक्षा में भारी कटौती की गई है जब से यह
आज की अभी मोदी सरकार बनी है तब से हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में कटौती की गई है। और यह कटौती करने का अधिकार इनको किसने दिया? कहते हैं कि मुफ्तखोरी कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे ही पैसा है, हमारे ही पैसे से तुम चल रहे हो। तुम जो जॉर्ज मिलोनी जो भी हैं, जॉर्जिया मिलोनी, वो जितने तरह की श्रृंगार करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, घूमती है और बड़े बड़े होटलों में खाना खाती है, बड़ी बड़ी पार्टियां करती हैं, ये पैसे कौन देता है? ये आपका व्यक्तिगत पैसा नहीं है, उसी मजदूर वर्गों के पैसा है जिन्होंने यह सामाजिक धन बनाया, और उसका कुछ हिस्सा दिया जाता है ताकि एक साधारण रूप से जो एक मजदूर है वो अपनी देखभाल कर सकते, उसमें भी आप कटौती कर रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चलिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की खबरों को हम यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा वक्त का तकाजा है। आगे अमेरिका और गाजा से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास हैं, लेकिन यूक्रेन का जिक्र करना जरूर होगा। अगर खाली जगह पर नाटो को लगा दिया जाए तो जेलेंस्की ने कहा है कि जंग बंद हो जाएगी। जेलेंस्की और उनके बैठे जो जितने भी उनके सलाहकार हैं, उनके जनरल्स हैं, उनके दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात आते रहता है। अब चूंकि ट्रंप बनने जा रहे हैं, हालांकि ट्रंप के आने से क्या होगा उसका भी हम लोग अंदाजा ना लगाएं, उन्हें लग रहा है कि जो है जल्दी से है, हमें करना चाहिए। और इन्होंने कहा खाली जगहों का क्या उनका मतलब है कि जिस जगहों पे अभी तक रूस ने कब्जा नहीं किया, हो सकता है बीच में कुछ तथाकथित रूप से जो 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का बफर जोन की बात तथाकथित रूप से ट्रंप के सलाहकार ने दिया था, उसकी बात कर रहे हो, और बाकी जगह में नेटो के हिस्से दे दिया जाए। यह लड़ाई ही चल रहा है इसलिए कि नेटो के मेंबर बनने की कोशिश कर रहे थे, नेटो की सेनाएं आ रही थी, यूक्रेन के सेना के साथ उनके साथ वो एक्सरसाइज कर रहे थे अंदर घुस के, और पूरे रूस के क्षेत्र में उत्तर दक्षिण और खासकर पूर्व में इन्होंने बंकर बना रखे थे, बड़े भयानक, जिससे कारण रूसी सैनिक आगे बढ़ने में मुश्किल हो रहा है। और लग रहा था पुतिन को और उनके सलाहकारों को कि आज नहीं तो कल, हो सकता है 2 महीने बाद ही वो तैयारी कर रहे थे, क्रीमिया को फिर से अपने अंदर करने के लिए, डॉनबास के बाकी हिस्सों में जो एक एलपीआर और डीपीआर ने लुहांस्क और दोनेस्क जो राज्य बने हुए थे, स्वतंत्र रह रहे थे, उनको फिर से अंदर करने के लिए आक्रमण करें। और इसलिए इन लोगों ने काउंटर अटैक किया, सारी चेतावनी देने के बाद, 2014 के बाद जो हो रहा था। तो जिस चीज को लाने के लिए बात कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाएगा, उसी के कारण युद्ध हुआ है, और यह क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? जी चलिए देखते हैं क्या होता है। अब एक खबर और छप रही है मीडिया में, पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो वेस्ट मीडिया है प्रोपेगेंडा करने में बड़ा माहिर होता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जो लोग रूस की हिरासत में हैं उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है साहब। अब देखिए, इसकी संभावना तो बनती है यदि जब हिरासत में आते हैं, लेकिन मुझे संदेह इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैं रूस के पक्ष में हूं, मैं कहीं से भी रूस के पक्ष में नहीं हूं, मैं अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जरूर हूं। तो यहां पर यह कि 2022 से जब युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन के लोग कहते हैं, और कुछ लोग जो वापस आए हैं वहां से युद्ध बंदी का जब अदला बदली उस पर, तो उसके आधार पर कहते हैं कि वहां औरतों और बच्चियों के साथ और साथ साथ पुरुषों के साथ भी इस तरह की बातें घटी है। कहां तक घटा है, नहीं घटा, और यूनाइटेड नेशंस के कुछ अधिकारी कहते हैं कि हाँ, हमें भी लगता है घटा है। अभी तक 100 के आसपास पुरुषों के खिलाफ ऐसा हुआ था, ना भी तो कम से कम 10 गुना 20 गुना होगा, यानी 1000 से 2000 संख्या में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि युद्ध बंदियों के साथ और कोई काम नहीं, यही काम करो, खासकर तब जबकि युद्ध बंदियों की अदला बदली होती है, कल पता चलेगा। मुझे इसमें काफी संदेह है, और आजकल यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है हर तरह के भ्रम पैदा, पहले से भी कर रहा है, या तो दोनों तरफ से जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है, वॉर ऑपरेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है, उसके तहत जिसमें बड़े ही माहिर हासिल की है, वह है अमेरिका, वह है ब्रिटेन, वह है इजराइल, और अब यूक्रेन के भी लोग बाग हैं। जी चलिए अब रुख करते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का। और जंग की बातें हो रही थी तो रक्षा मंत्री के नाम को लेकर उन्हीं की मां ने सवाल खड़े कर दिए और उनके चरित्र पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये हेगसेट हैं और कहते हैं कि आज से 4 या 5 या 6 साल पहले 2018 में करीब उनकी मां ने उन्हें एक ईमेल किया था और बड़े गुस्से में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जितने भी तुम महिलाओं के खिलाफ तुम उत्पीड़न कर रहे हो, इसलिए कि पुरुष हो, पैसे हो, अधिकार है, और जिस तरह से उनके साथ संबंध बना के छोड़ रहे हो, बड़ा घटिया किस्म का है। और मैं उन सब महिलाओं की तरफ से चाहती हूं कि तुम सोचो इसके बारे में कि तुमने कैसा अपराध किया है। लेकिन अब इनके जो वकील हैं,
ये जो मंत्री बनने जा रहे हैं रक्षा मंत्री, इनके वकील कहते हैं कि उसके तुरंत बाद उनकी मां ने दूसरा ईमेल भेजा कि मैं आवेश में आ गई थी कि तुम मेरे पतोहू के साथ यानी अपनी बीवी के साथ जिसके 2 बच्चे हैं और उनके साथ तुम तलाक लेने की जिस तरह से काम कर रहे हो, जबकि वो खुद शायद तलाक लेने को नहीं तैयार थी, इसलिए गुस्से में आ गई थी। मान लेता हूं संभव है, लेकिन वैसे बाय द वे 2018 के बाद से जब ये घटना घटी 1 साल बाद, इनके ऊपर रेप का भी केस है उसी के 1 साल पहले 2017-19 के बीच में रेप का आरोप है, जिसका पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया। कहते हैं कि जिसके ऊपर जो रेप पीड़िता थी उसको कुछ पैसे देकर मना दिया, लेकिन उसी तरह की बातें हैं। तो ये इंसान वैसे हैं जिसपे हम लोग संदेह कर सकते हैं, केवल इसलिए नहीं कि मां ने कहा बाद में वापस कर ली ईमेल में और बाद में जो भी कहा, लेकिन इनके ऊपर ऐसे आरोप हैं और ऐसे लोग ट्रंप के इर्द गिर्द हैं, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जी अच्छा, क्या हमें इस पे बात भी करनी चाहिए? ट्रंप खुद जब एक पॉर्न स्टार का बलात्कार करते हैं, पैसा देकर चुप रहने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क जो है वो अपने यहाँ ऑफिसों में काम करने वाली महिलाओं से संबंध रखते हैं, अवैध रूप से बच्चे पैदा करते हैं। ये तमाम जब ऐसे ही लोग इकट्ठे, WWF जो खिलाता है वो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है, बताइए, जिससे WWF से बच्चे डरते हैं, भयभीत होते हैं। तो हमें सवाल भी नहीं उठाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता मैं ठीक कह रहा हूं? यह सवाल बिल्कुल उठाने चाहिए, जहां भी पॉसिबल सवाल उठाने चाहिए इन सवालों के जरिए कि इनकी नैतिकता, इनका चरित्र, हम इनका चरित्र हनन नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्ट कर दूं, ना आप ना मैं, बल्कि इनके चरित्र को हम उजागर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। हम असैसिनेट नहीं कर रहे हैं उनके कैरेक्टर को, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जरूरी है बताने के लिए कि इस तरह का जो 1-2 नहीं, यह एक व्यापक स्तर पर केवल अमेरिकी समाज में, विश्व के अन्य समाज में, खासकर पाश्चात्य देशों में इस तरह की चीजें जो घट रही हैं, वह उसी का कारण क्या उसका, क्या वह मात्र ऐसा है कि ऐसा समय चल पड़ा है कि बंदे का दिमाग खराब हो गया, या गॉड जो है उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, या इनको पनिशमेंट नहीं मिल रहा, या वास्तव में पूंजीवादी संस्कृति ऐसा है जो यह करने को उन्हें मजबूर कर रही है। जी चलिए, आपने बताया कि माताजी को गुस्सा आ गया जो रक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी, और उन्होंने ईमेल लिख दिया। तो क्या ट्रंप को भी गुस्सा आ गया है और कह रहे हैं खबरदार, अगर ब्रिक्स देशों ने मिलकर किसी तरह की कोई करेंसी बनाई और अमेरिकी डॉलर के सामने उसको खड़ा करने का प्रयास किया तो 100% टैरिफ ठोक डालूंगा? मुझे लगता है कि जैसे कुछ प्रीफिक्स डालते हैं हर नाम के प्रति, तो ट्रंप के पहले हमें हमेशा व्यापारी कहना चाहिए, व्यापारी ट्रंप, यानी बिजनेस। अच्छा, जैसे लाला रामदेव बोलते हैं अब हम लोग। तो ट्रंप को यह अब नजर आने लग गया है कि भाई यह ब्रिक्स जो है, अभी तक कुछ दिन पहले वहां के कई मीडिया में आ रहा था कि ब्रिक्स तो खलास हो गया, मतलब बेकार की चीज है। अंग्रेजी में जो भी इसका शब्द है, मतलब कि वह बेकार हो गया, पुतिन जितना भी कोशिश कर ले ब्रिक्स का कोई मतलब नहीं। लेकिन ब्रिक्स में जहां 20 से अधिक वो, मतलब अभी भी आवेदन आ रहे हैं, लोग बनने को तैयार हैं, 30 से 40 हो जाएगा, और जो आगे बढ़ने वाले समय में है वह करीब करीब वहां पे वर्ल्ड बैंक, IMF या अमेरिकी पूंजी से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ चीन और दूसरे देश आ रहे हैं, इसमें भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सब बड़े बड़े देश है, रशिया तो खैर है ही है। और उसका एक पॉलिटिकलाइजेशन भी होगा, एक पॉलिटिकल आउटलुक भी होगा, जिसमें वह केवल डॉलर से मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि वो शांति की बात कर रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की भी बातें कर रहे हैं। वैसी हालत में सही मायने में भले ही जिस तरह का भी समझौता हो जाए, पीस ट्रीटी हो जाए मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिक्स जिस ढंग से बढ़ रहा है, ट्रंप जितनी भी कोशिश कर ले चीन के अगेंस्ट में और नॉर्थ कोरिया से हाथ मिला ले, यूक्रेन के साथ साथ रशिया से हाथ मिला ले, यह उनके लिए बड़ी भारी सरदर्दी होगा। और केवल यह US डॉलर का मसला नहीं होगा, बल्कि पूरे अमेरिका की जो एक राजतंत्र पूरे विश्व में बना रखा है, एम्पायर बना रखा है, उसको टूटने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएगा। जी अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है उस FBI के हवाले से जिसके नए डायरेक्टर बना दिए गए हैं काश पटेल, लेकिन उस खबर को सारा मीडिया ही दिखा रहा है तो उस पर क्या बात करें। खबर यह है कि FBI ने कहा कि गूगल का गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जो आप एज यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो मैक का आता है सफारी, वो अगर आप यूज कर रहे हैं, ब्राउजर है ये, तो आपका सिस्टम हैक हो सकता है। ये हैक तो हो ही सकता है। इन्होंने जो खासकर छोटे और मझौले किस्म के व्यापारी हैं, जिनके यहां से लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, हमारे भी ऑनलाइन का बहुत बड़ा चलन हो सका है, तो हो सकता है आपके ईमेल के द्वारा, आपके व्हाट्सएप मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं से आएगा कि ये वाला सामान सस्ते में है। आप ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमने 5000 का ऑर्डर दिया, वो सामान कभी पहुंचे ही ना, जब मैंने उसको फोन किया तो कहा कि आपका कोई ऐसा ऑर्डर है ही नहीं।
वाह। या हमने कोई सामान बदला इसका, चूंकि ये बड़े वाले हैं गूगल क्रोम और बाकी सबके जितने अपने नाम लिए सफारी और माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें 70 से 80% जनता वहां की इस्तेमाल करती है और इसके अंदर वो घुसेंगे। चूंकि अभी दिसंबर का आ रहा है, क्रिसमस डे आ रहा है, भारी मात्रा में लोग सामान खरीदते हैं और उसी के ऊहापोह में, उसी के हंगामा में ये लोग करेंगे। इसलिए इन्होंने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि आप अपने देखिए और इस पर विश्वास मत कीजिए। FBI ने कहा कि ये लोग बड़े ही मतलब इस तरह की चीजें नहीं करने देते हैं, बड़ा कंट्रोल करते हैं, इसकी बात पर मत जाइए, ये लोग बिल्कुल करेंगे। तो क्या जमाना वहां आ रहा है कि फिर से डायरेक्टली हम बाजार में जाए कर दें, ऑनलाइन चीजें खत्म होगी? देखते हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक रिपोर्ट छपी है ब्रिटेन से कि अब लोग वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, वो लोग कैश में शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने से उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि पैसा कितना खर्च हो गया। हाथ से जब आदमी पैसा देता है तो मन को थोड़ा दुखता है, जेब खाली होती हुई नजर आती है। खैर अगली खबर जो है वो है AOC से जुड़ी हुई। कमला हैरिस तो नाकाम हो गई, अमेरिका की पहली राष्ट्रपति नहीं बन पाई, लेकिन लगता है 2028 में AOC कामयाब हो जाएंगी और अभी से उन्होंने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहां के एक न्यूज चैनल में एक आया था कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स 2028 के, तो इसका भी नाम है अलेक्जेंड्रिया ओकेसिया का नाम उसमें आया था। AOC शॉर्ट में कहते हैं, बोलने में तेज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं और हालांकि है डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन यह इनकी डिमांड हमेशा रही है कि जो आर्म्स अम्युनिशंस आप भेज रहे हैं इजराइल को देना बंद करें, क्योंकि वह जनसंहार कर रहा है। तो इतना ओपनली बोलती है, तो अमेरिकी सोसाइटी के लिए अभी जो हालात है इसमें काफी पॉजिटिव है। तो संभवतः, और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 चुनावों से इनका नजर है, यह खुद चुनाव में शामिल है। ओबामा के जीतने के बाद से ऐसे लोगों में ये ताकत बढ़ी कि हम भी जीत सकते हैं, लेकिन इनको टिकट मिलेगा यही संदेह पूर्वक है कि जब भी यह जैनवाद के खिलाफ बात करेंगे तो इनका पत्ता तो 50% वही कट गया और दूसरी तरफ में जहां भी बातें होंगी वहां होगा। देखते हैं क्या होता है। 2028 बड़ी लंबी बात है, लेकिन इस तरह की चीजें की चर्चा चल रही है जी। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, देवानंद का गाना लोगों को खूब मशहूर होगा, पसंद होगा। मुझे सिर्फ एक ही वजह से पसंद है क्योंकि इसी गाने के अंदर पूरी अपनी फिल्मी दुनिया में जो है देवानंद ने अपने कॉलर का बटन खोला है, वरना वो बंद रखा करते थे। लेकिन लगता है ये गाना आजकल फिट हो रहा है कमला हैरिस पर। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं सिगरेट पीते हुए, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं शराब पीते हुए। क्या सच्चाई है सर? कहना मुश्किल है, मैंने वो वीडियो देखा, अभी तक कहना मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि सही में है। इन्होंने थैंक्स गिविंग एक देते हैं जनता को, एक भाषण देते हैं जनता के बीच में, जाइए ऑनलाइन कीजिए। लगता है बड़ी दुखी थी, यदि वास्तव में सही है तो शराब पिया, सिगरेट पिया और जनता को धन्यवाद दिया। हालांकि इसमें बड़ा हंगामा हो गया और इनके जितने समर्थक हैं सोच रहे थे कि ये तो दूसरे किस्म की है, हमेशा हंसने वाली है, और इस तरह के थैंक्स गिविंग का पूरे मीडिया में बड़ा ही इनको ट्रोल भी किया जा रहा है। देखिए क्या होता है। आखिर वह भी एक कहें जितने भी बड़ी हो गई है, लेकिन एक प्रत्याशी थी, हार गई है, तो हो सकता है गम ऐसा उन्होंने किया हो और इसी के चक्कर में इन्होंने ऑनलाइन अपना वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। गम भुलाने के लिए मैं तो पिए जाऊंगा। अब रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। यहाँ पहला जो अपडेट है वो है सीरिया से। लगता है पहले सीरिया के एलेप्पो शहर पर कब्जा किया, फिर इबलिद पर किया, फिर उसके बाद हामा पर किया, और जिस तरीके से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, बशर अल असद इस बार नहीं बच पाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये जो वहां का संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS का ही टुकड़ा है। अभी तक हम लोग नहीं सुनते थे। हयात तकरीर कुछ शाम करके नाम है ऐसा, तहरीर शाम। तो ये लोग अभी तक बड़े शांत थे, लेकिन अचानक इतने बड़े फैल गए और इनके पीछे तुर्की का पूरा हाथ है। तुर्की ही इन्हें ट्रेन करता है, इनको रिक्रूट करता है, इनको आर्म्स एम्युनिशन हथियार देता है। अभी इस बार जैसा खुलेआम आ रहा है, इसमें इजराइल का भी हाथ है। इजराइल के भूतपूर्व सेना के जो जनरल थे उन्होंने ऐसा कहा है, और मैंने कल भी बताया था कि कई जगहों पे ये लोग तुर्की का वो लेके जा रहे हैं, झंडा लेके जा रहे हैं। तो उसमें कोई संदेह ही नहीं कि वहीं के ये लोग हैं। अमेरिका और ब्रिटेन और नेटो सब बाकी सब का हाथ ही है। तो पहली बात यह है कि 2 इनका लक्ष्य इससे पूरा होता है। एक तो रशिया जिस तरह से जीत रहा है और रशिया की सेनाएं वहां पे हैं, तो क्या रशिया की और भी ध्यान बटाए। कुर्स्क से ये लोग वह मकसद नहीं पूरा कर सके। रशिया का जो भी बाकी फ्रंट पे लड़ाई चला था जारी रखा, और कुर्स्क पे कहीं से भी नहीं भेजा। यहां पे क्या भेजेंगे, यह सवाल उठ रहा है। हालांकि मीडिया में यह भी झूठ मूठ का फैलाया जा रहा है कि रूस वहां से भाग खड़ा हुआ है और उसने ईरान को बोल दिया कि तुम जाकर देखो, इसको IRGC के गार्ड जाएंगे।
हो सकता है सच्चाई हो, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात, जहां तक ये जिस तरह के इनके जितने भी विपक्ष के जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लास्ट वाला आपने नाम दिया हम का और उसका, वहां पे आके ऐसा लगता है कि अब सीरियन फोर्सेस बाकी जगह से जहां से बुरी तरह हट गए थे, एकदम रेसिस्टेंस ही नहीं किया, फायरिंग फूरिंग नहीं किया, अब उन्होंने रोकना शुरू किया है प्रॉपर टैंक, आर्मर व्हीकल और अपने एयरफोर्स के द्वारा। रशियन तो अपनी बम्बार्डिंग कर ही रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। तो अब यह देखना है कि अब किस तरह से करते हैं। हालांकि सीरिया के मिलिट्री जनरल है, उन्होंने साफ कहा कि भाई हम इसका विरोध करेंगे और जो भी जीत गए उनको छोड़ेंगे नहीं। और अंत में इतना है कि जिस तरह से रूस का यदि मिलिट्री का टैक्टिक्स देखे, यदि बाहर से फौज काफी ताकतवर आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। कुर्स्क में भी दिखा, पहले उत्तर और दक्षिण के यूक्रेन में भी दिखा, यानी खार्सो में भी दिखा। और चूंकि रूसी सैनिकों के ही उनके सुझाव के अनुसार से काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में भी कहे, ये जो पूरा का पूरा हट गया ताकि हम मरवाएंगे नहीं। और अब जाके ये चीज शुरू किया है, तो देखने की बात है कि अगले एक हफ्ता में पता चलेगा कि वास्तव में रुक रहे हैं या वहां की अभी की वर्तमान जो राज्य है, जो सत्ता में है, वह खात्मे की कगार पे है। जी, सवाल तो कहीं उठ रहे हैं सर। पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि जिस तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह पीछे हटा और इसी हिजबुल्लाह के दम पर बशर अल असद अब तक जो है सीरिया में टिके हुए थे और ओआईसी की मीटिंग में भी वो नजर आ गए थे, जबकि इससे पहले 12-13 साल उनको ओआईसी की मीटिंग में भी नहीं बुलाया जा रहा था। लग ऐसा रहा था कि वो ताकतवर बन रहे हैं, सीरिया अपना वजूद बढ़ा रहा है और हिजबुल्लाह के हटते ही जो विद्रोही हैं वो खड़े हो गए हैं। तो ये संयोग तो हो नहीं सकता। एक तो हिजबुल्लाह पीछे हटा है, मतलब लड़ाई में तो पीछे नहीं हटा है। यदि संधि में कहें तो आगे आने वाली चीजों में पता चलेगा कि हमास के प्रति क्या होने वाला है। संभवतः वहां भी अब पीस होगा, मुझे लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। जहां तक इसकी बात है, पहला तो है रूस को कमजोर करना था, दूसरा इजराइल के अगेंस्ट में जो फौजें थी उनको तोड़ने की कोशिश पूरी हो रही है ताकि वह बिखर जाए। वहां पे मैं पूरी रूप से सहमत हूं। और अब जो है इमीडिएट जो मीटिंग चल रही है, यहां तक कि आपके सीरिया के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं वहां पे। ईरान के विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री हाँ, ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंच रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अरब लीग की जो भी मतलब यूनिटी वगैरह की बात हुई थी, तुम उसमें आगे थे, क्या कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सब चीजें हो रही है। तो इस रेसिस्टेंस को पूरे दौर में, जहां एक रूस के लिए मुश्किल है वहां ईरान के लिए भी मुश्किल है और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा ही अलग टर्निंग पॉइंट है। क्या यह भी एक विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? यदि ऐसा आता है तो विश्व युद्ध भले ही वहां से ना हो, यूक्रेन से ना हो। कभी आपने प्रश्न उठाया था, मुझे लगा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट शायद वो आधार बने जहां से कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। देखते हैं जी। और क्या वो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ईरान को लेकर शुरू होगी? क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान को पछाड़कर तुर्की जो है इस पूरे इलाके के अंदर बॉस बनने की होड़ में लगा हुआ है, तभी जो है ये सीरिया में बवाल हो रहा है। आप बिल्कुल सही कहें। असल में इतना बड़ा मसला है, सबको मिलाकर देखें तो कई सारे एंगल है इसके। और एक बहुत बड़ा एंगल, इस तरह की गद्दारी यदि एर्दोगन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोचा होगा कि इसके बदले में क्या मिलेगा। गद्दार सोचते हो छोटे मोटे नहीं है, वह बहुत बड़े हैं, वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके बहुत सलाहकार होंगे जो इस पर उन्होंने बताया होगा क्या करें ना करें। और बड़ी लंबी समय से प्लान बन रहा होगा जहां यूएसए भी शामिल है और यहां तक कि इजराइल भी शामिल है। सबके साथ मिलकर वह काम कर रहे हैं और अपने भी जहां तक उनका पोर्ट है सबका इस्तेमाल करने दे रहे हैं। 40% से अधिक तेल वगैरह जितना भी है और जो युद्ध के सामान है वो उन्हीं के पोर्ट से होकर जा रहा है, इजराइल तक पहुंच रहा है। तो ऐसे हालात में उन्होंने सोच के किया होगा, जिसमें ईरान, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा मसला है कि ईरान जिस तरह से रीजनल पावर बन के उभर रहा है रूस के मदद से, जिसमें सीरिया भी साथ होगा, इराक भी आने वाले समय में साथ हो सकता है, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज ये सारे के सारे हैं। तो उसको रोकने के लिए इनका एक साथ होना, जिसमें इनडायरेक्टली इजिप्ट भी है, सऊदी अरबिया भी है और छोटे मोटे बहुत सारे दर्जन के आसपास देश है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लास्ट में जिसमें मैं टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, शिया सुन्नी के झगड़े में भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि तुर्की सुन्नी मुल्क है और ईरान जो है वो शिया मुल्क है। और जो तमाम ईरान की वजह से लोग उभर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो यमन के हुतीज हों, वो सब के सब शिया हैं। तो ये भी एक झगड़ा यहाँ पे है। लेकिन
जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी बहुत कुछ नजर आने लग जाएगा, उससे आपको बताने की कोशिश यूं ही करते रहेंगे। हम दावा नहीं करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही नजरिया ठीक हुआ, आप कहीं और भी सुन सकते हैं और होना भी यही चाहिए, इसलिए अपनी सोच को थोड़ा खुला रखिए। कुछ लोग ईरान की बात करते ही बौखला से जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।